Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 4 of chapter number 9, Biomolecules. So Biomolecules का एग्जाम्पल नंबर 3 और उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड. Now living organisms have a number of carbon compound in which they have a heterocyclic ring can be found. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे भी कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट है जिनके स्ट्रक्चर्स में हेट्रोसाइक्लिक रिंग जैसे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं. सो इन 1869 जॉनसन फ्रेडरिक मिशर ये साइंटिस्ट ने एक अननोन फंक्शन वाला सब्सटेंस फाइंड आउट किया था. फाइंडिंग अ वीक एसिडिक सब्सटेंस जो एसिड को वीकली एक्सेप्ट करता था, अननोन फंक्शन वाला एक सब्सटेंस फाइंड आउट किया था. कहाँ पे? इन द न्यूक्लियस ऑफ WBC ऑफ ह्यूमन सेल. ह्यूमन सेल के WBC के न्यूक्लियस में से उसको एक वीक एसिडिक सब्सटेंस मिला था जिसका फंक्शंस अननोन था और फ्रेडरिक मिशर ने उसको नाम क्या दे दिया कि भाई ये एक न्यूक्लिइन है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उसको मिला था. Later on, Michel separated nuclein into the protein and nucleic acid. तो न्यूक्लिइन में से उसने दो कंपोनेंट सेपरेट किए थे, एक मिला उसको प्रोटीन और दूसरा था न्यूक्लिक एसिड. सो लेटर ऑन इन 1920 न्यूक्लिक एसिड वर फाउंड टू बी अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, DNA और जीन. सो 1920 में एक्चुअल में फाइंड आउट हुआ कि ये न्यूक्लिक एसिड और कुछ नहीं है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, DNA एंड जीन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इनहेरिटेंस बोलो या तो आप लोग बोल सकते हो हेरिडिटी, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रोमोसोम, DNA या तो जीन की, जिसके अंदर होता है ये न्यूक्लिक एसिड. Now, this nucleic acid later on also reported within the bacteria and viruses. तो लगभग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, DNA, जीन या तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है. जब न्यूक्लिक एसिड का अगर एलिमेंटल एनालिसिस करो तो उसके अंदर मेजोरिटी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पांचवा कंपोनेंट होगा फॉस्फोरस. जब न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को पता है कि दो अलग अलग फॉर्म्स में होंगे, एक होगा DNA डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दूसरा होता है RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड. अब ये DNA और RNA के अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी है, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज भी है. सो दे हैव अ लिटिल वेरिएशन एंड सिमिलरिटीज इन दिस स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट फंक्शंस. वेरिएशन थोड़ा सा है, सिमिलरिटी थोड़ी सी है, बट दोनों के फंक्शंस एक दूसरे से अलग अलग है. नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट. तो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होंगे? न्यूक्लियोटाइड. नाउ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपाउंड्स. नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस एंड नंबर 3 फॉस्फोरिक एसिड. तो न्यूक्लियोटाइड मतलब दिमाग में आज से बिठा लेना, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 कंपोनेंट मिलजुल के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. ओके, तो सबसे पहला ले लेते हैं पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर C5H10O5 मोनोसेकेराइड शुगर है, मतलब शुगर का एक ही मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर. मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10O5. पेंटोज शुगर आर ऑफ 2 टाइप. पहला है राइबोज शुगर, दूसरा है डिऑक्सीराइबोज शुगर. सो राइबोज शुगर यूज टू मेक अ RNA एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर यूज टू मेक अ DNA. अब दोनों का आप स्ट्रक्चर देखो तो स्क्रीन के ऊपर आपको दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है ना. राइबोज और डिऑक्सीराइबोज के अंदर एक ही डिफरेंस है कि सेकेंड नंबर के कार्बन पे
एक ऑक्सीजन डीऑक्सीराइबोज में कम होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C5H10O4। बाकी दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ये हुआ कंपोनेंट नंबर 1। सेकेंड कंपोनेंट जिसका नाम है नाइट्रोजिनस बेस। ओके, नाइट्रोजिनस बेस क्या है? सो नाइट्रोजिनस बेस इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। So nitrogenous base is the heterocyclic ring compound and all the nitrogenous base are occurs in two forms. तो nitrogenous bases के दो forms कौन कौन से? Number 1 is the purine and number 2 is the pyrimidine. Purine का characteristics है it is a two ring structure, दो ring वाले structures होंगे purine and one ring structures is the pyrimidine. तो प्यूरिन के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो प्यूरिन के एग्जांपल्स में पहला है एडेनिन C5H5N5, जिसको शॉर्ट में कैपिटल A के नाम से जाना जाता है। और प्यूरिन का कंपोनेंट नंबर 2 ग्वानिन C5H5N5O, जिसको कैपिटल G के नाम से जाना जाता है। ओके, सेम टू सेम पिरिमिडिन की अगर बात करो तो पिरिमिडिन का कंपोनेंट नंबर 1 साइटोसिन C5H5N3O, कैपिटल C से जाना जाएगा। यूरासिल C4H4N2O2, कैपिटल U से जाना जाता है। एंड थाइमिन C5H6N2O2, कैपिटल T से उसको जाना जाएगा। नाउ ये नाइट्रोजिनस बेस एक ऐसा रूल है कि वेदर इट इज यूज टू मेक अ डीएनए और आरएनए, पर ये टोटल 5 नाइट्रोजिनस बेस जो है, 2 प्यूरिन के और 3 पिरिमिडिन के। अब ये 5 में से आरएनए हो या डीएनए हो, वो बनाने के लिए कोई भी 4 यूटिलाइज्ड होते हैं। अब वो 4 में से मैंने नीचे लिखा हुआ है कि भाई अगर हमें डीएनए बनाना तो डीएनए के लिए एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। और आरएनए की अगर आप बात करो तो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, पर एक चेंज है कि थाइमिन की जगह पे आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरासिल। सो शॉर्ट में आप लोगों को बता देना है कि भाई डीएनए मतलब एटीजीसी नाइट्रोजिनस बेस होगा एंड आरएनए मतलब एयूजीसी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, ये हुआ कंपोनेंट नंबर 2। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं पिरिमिडिन और प्यूरिन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास। तो ये आपको मैंने बताया था पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन के तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपको दिख रहा है सिंगल रिंग है, और प्यूरिन की अगर नीचे बात करो तो प्यूरिन के पास 2 रिंग की अवेलेबिलिटी है। सो पिरिमिडिन के लिए साइटोसिन, यूरासिल, नीचे लिखा है फाउंड इन आरएनए, थाइमिन फाउंड इन डीएनए, बाकी सब आरएनए या डीएनए के अंदर होंगे। और प्यूरिन के एग्जांपल में एडेनिन और ग्वानिन। ओके, तो ये हुआ न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नंबर 2। कंपोनेंट नंबर 3 है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO4 और ये है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ के मिलजुल के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ एक मेजर डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। चलो, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब तो आपको पता चल गया, पर न्यूक्लियोसाइड क्या है? सो ध्यान दो, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर को अगर आप जोड़ो तो बनने वाले मॉलिक्यूल को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब दोनों एग्जांपल मैंने दिए हैं कि अगर आपने नाइट्रोजिनस बेस लिए है AUGC और शुगर ली है राइबोज, तो AUGC नाइट्रोजिनस बेस और राइबोज शुगर है, देन बनने वाले न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड। और अगर आपने नाइट्रोजिनस बेस कौन से लिए है ATGC और शुगर ली है डीऑक्सीराइबोज, देन बनने वाले कंपोनेंट का नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। अल्टीमेटली आप नाइट्रोजिनस बेस को पेंटोज शुगर के साथ जोड़ो, बनने वाले मॉलिक्यूल को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड।
ये आपको पांचों एग्जाम्पल्स दिए, एडिनोसाइन और ग्वानोसाइन, मतलब ये दोनों किसके लिए है, फॉर प्यूरिन, और बाकी के तीन थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन, ये तीनों कंपोनेंट pyrimidine. सो न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. ओके, सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोसाइड को अगर आप फॉस्फेट के साथ जोड़ देते हो देन बनेगा न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बाय एस्ट्रिफाइड प्रोसेस, और वो बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. तो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट के साथ अगर आप जोड़ो तो वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ एस्ट्रिफाइड होंगे विथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, सेम टू सेम राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इट गिव्स राइबोन्यूक्लियोटाइड. सेम टू सेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इट गिव्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. और राइबोन्यूक्लियोसाइड मतलब आपको पता है AUGC प्लस राइबो शुगर, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू ATGC प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर. सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो प्यूरिन से रिलेटेड एडिनाइलिक एसिड एंड ग्वानाइलिक एसिड, और पिरिमिडीन से रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड्स. ओके, अब आप डायग्रामेटिकली देखो, तो डायग्रामेटिकली ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, ये आपका पेंटोज शुगर. तो अभी खाली उन दोनों को जोड़ के देखो तो बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम है एडिनोसाइन. एडिनोसाइन मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड. सो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर मतलब न्यूक्लियोसाइड. अब न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आपने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया है, तो बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लियोटाइड, मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट का एक ही मॉलिक्यूल आपने जोड़ा हुआ. सो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आप फॉस्फेट जोड़ देते हो देन इट इज कंसिडर्ड एज ए न्यूक्लियोटाइड. अब बुक के अंदर जो फॉर्मूलास दिए हुए हैं तो उसमें ये नाइट्रोजनस बेस है, ये है न्यूक्लियोसाइड, और ये है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस दिख रहा, ये है शुगर और ये है फॉस्फेट. इसके पास खाली क्या था, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर. ओके, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस के साथ आप क्या जोड़ दो, पेंटोज शुगर, वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. पर इन दोनों के लिए आप वर्ड कौन सा यूज कर सकते हो, न्यूक्लियोसाइड. नाउ न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स. लिसन, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब आपको याद रखना है जिनका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही ज्यादा हो. So nucleic acid is a macromolecules because it having a high molecular weight and high molecular size. It is found in acid insoluble fraction of any living tissues. फर्स्ट सेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि कोई भी लिविंग टिश्यूज का एनालिसिस करना हो तो उसको मॉर्टर पेस्टल मेथड से ग्राइंडिंग करना पड़ता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ. तो जब भी चीज क्लोथ को रख करके आप स्लरी उसके ऊपर डालते थे तो हमें दो फ्रैक्शन मिलते थे, नीचे एसिड सोल्यूबल, ऊपर एसिड इनसोल्यूबल. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, वो ऊपर वाले कंपोनेंट में मिलेगा, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट और साइज कैसी है, बहुत ही ज्यादा है. सो न्यूक्लियोटाइड पहले ही मैंने आपको बताया इज कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. फिर वो न्यूक्लिक एसिड चाहे DNA हो या RNA. सो RNA और DNA दोनों को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइक DNA, लाइक RNA, नंबर 3 ATP.
Now we know that कि भाई ATP is the currency of energy in cells is also a kind of nucleotide. So न्यूक्लियोटाइड DNA, RNA और ATP जैसे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए यूटिलाइज्ड होते हैं. नाउ जैसे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया था डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन, आज डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड. सो आपको नाम के ऊपर से ही पता चल रहा है कि भाई टू सिक्वेंशियल न्यूक्लियोटाइड जॉइन टूगेदर थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विथ रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर. ये दो सिक्वेंशियल न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अगर आप जोड़ते हो और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हो, देन बनने वाले कंपोनेंट का नाम होगा डाई न्यूक्लियोटाइड. लिसन, ये यूनियन किसके किसके बीच में होगा? सो सच टाइप ऑफ यूनियन अकर्स बिटवीन द थर्ड कार्बन ऑफ शुगर इन वन न्यूक्लियोटाइड. मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का कौन सा कार्बन? तीसरा. एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर इन अदर न्यूक्लियोटाइड. अदर मतलब दूसरा. सो पहले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के पांचवें कार्बन के बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. किस तरह से? तो आप एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने दिया हुआ है. जैसे कि चलो ये है न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 और ये है न्यूक्लियोटाइड नंबर 2. ओके, पहली न्यूक्लियोटाइड के शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरी न्यूक्लियोटाइड के शुगर का पांचवा कार्बन. अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई जब भी इन दोनों को जोड़ना हो तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें रिमूव करना है. कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल हम जैसे ही रिमूव करते हैं, या तो डिहाइड्रेशन के थ्रू जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, कौन सा लिंक बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर लिंक. तो ये आपको दिख रहा है, पहले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का तीसरा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर का पांचवा, इन दोनों के बीच में बने हुए लिंकेज का नाम है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. और बनने वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड. और वाटर का एक मॉलिक्यूल आपको एट द एंड ऑफ प्रोसेस एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा. सो ये था डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं. एज लाइक दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. जैसे हमने प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड बनाया था. सो व्हेन मैनी मतलब मोर देन 2, दो से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनाइट विथ ईच अदर बाय द सपोर्ट ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से या तो दो से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अगर एक दूसरे के साथ आप जोड़ो तो एक लॉन्ग चेन बनेगी, जो चेन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. नाउ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए या तो डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए काम में आती है. पर आपको पता है कि आरएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन खाली कितनी होती है? एक ही होती है. इसीलिए आरएनए को बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बोलने के पीछे का रीजन, तो आरएनए के अंदर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यूज होती है, वेरेज डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यूज होने की वजह से डीएनए का नाम है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर या तो मॉलिक्यूल. ओके, सो आरएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 1 और डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2. और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, जिसमें ये है न्यूक्लियोटाइड का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. तो दो से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है. किसके थ्रू जुड़े हैं? तो ये रहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इवन आप यहाँ से भी न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल जोड़ सकते हो और आप लोग नीचे से भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स जोड़ करके और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन क्रिएट कर सकते हो. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द न्यूक्लिक एसिड एंड देयर स्ट्रक्चर्स. थैंक यू very much. Jai Hind.